Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. मेरा आज का लेक्चर नंबर है 28 और इंटर पार्ट 2 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज़ स्पोर्ट, व्हाट इज़ मूवमेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग स्टडी कर रहे थे कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम क्या है, कैसे प्लांट्स को सपोर्ट मिलती है। हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट सिस्टम अगर एनिमल्स के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर इन्वॉल्व है स्केलेटल सिस्टम जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड रहने में हेल्प करता है। सो इन द केस ऑफ द प्लांट्स ये इस तरह का कोई भी सपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्केलेटल सिस्टम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हाउ डज द प्लांट गेट द सपोर्ट? तो वो सपोर्ट किस तरह से हासिल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ज़्यादा सिग्निफाइड या ज़्यादा अमाउंट में इनके अंदर ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। सो हाउ डू दे गेट दिस सपोर्ट सिस्टम? तो हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, पैरेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड रहें। जैसे कि पैरेनकाइमा सेल्स में हम लोगों ने बात की थी टर्गर प्रेशर के डेवलपमेंट की, और टर्गर प्रेशर बनता था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता था तो सेल स्वेलअप हो जाता था, रिजिड हो जाता था और विल्ट नहीं होता। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में हम लोगों ने देखा था कि जाइलम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बंडल्स की सूरत में, और जाइलम को इस कदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं कि वो रॉड्स के तौर पे, स्टील रॉड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे बिल्डिंग्स में स्टील रॉड्स डाले जाते हैं जो कि बिल्डिंग्स को मजबूती से खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा। कोलेनकाइमा वो सेल्स हैं जो कि यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में या फिर यंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये उनके यंग पार्ट्स को हेल्प करते हैं सपोर्ट में। अब हम लोग बात करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि मेरे आज के लेक्चर का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि जो स्टेम है, रूट है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, दे बिगिन टू थिकन, वो मोटे, उनकी चौड़ाई में इजाफा होना शुरू हो जाता है आफ्टर द एपिकल मेरिस्टम हैज़ प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यूज। आफ्टर, जब उनके एपिकल मेरिस्टम जो है एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यू बना देता है, तो उसके बाद इनके स्टेम्स में, इनकी रूट्स में थिकनेस आना शुरू हो जाती है। प्लांट्स की जो गर्थ है, प्लांट्स की जो चौड़ाई है, उसके अंदर जो थिकनेस आती है, इट इज़ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम और कॉन्क कैम्बियम, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग क्या कह सकते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटीज़ की वजह से प्लांट की गर्थ में जब इजाफा हो जाता है, उनकी चौड़ाई में इजाफा हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ दी सेकेंडरी ग्रोथ। जो रिजल्ट है सेकेंडरी ग्रोथ का, इट इज़ मोस्ट एविडेंट इन वुड पीरियड प्लांट्स, जैसे कि ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, वाइन्स हैं, उनके अंदर जो रिज़ल्ट है सेकेंडरी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस भी है, और उनके अंदर ये वाज़ह है सेकेंडरी ग्रोथ, ख़ास तौर पे किन पौधों के अंदर, ट्रीज़ के अंदर, श्रब्स के अंदर और वाइन के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ जो है असल में होती किस वजह से है, इट अकर्स ड्यू टू द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहाँ पे हो रही थी, दोनों एरियाज़ में। पहला एरिया क्या है, जब वेस्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट की गर्थ में इजाफा हो जाता है, प्लांट की चौड़ाई में इजाफा हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। एंड सेकंड जो डिवीजन होती है, दैट सेल डिवीजन इज गोइंग अकरिंग इन कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम के अंदर भी जब सेल डिवीजन होती है तो प्लांट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ दी सेकेंडरी ग्रोथ। सो वी विल टॉक अबाउट द वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट। सो वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम लोग बात करते हैं, इट फर्स्ट अपीयर्स एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। क्योंकि सेल्स के अंदर लगातार प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन हो रही है, तो जो प्राइमरी जाइलम, जो पहले नंबर पे प्लांट्स के सेल के अंदर जो जाइलम बनता है, जो फ्लोएम बनता है, उसके दरमियान वाले एरिया में जब यहाँ पे सेल्स
ये सिलेंडर के तौर पे यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का एक सिलेंडर पूरा बन जाता है, जिसे हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम फर्दर आगे 2 न्यू टिश्यूज़ को आगे grow करवाता है. It produces two different types of tissues. One is the secondary xylem that is next to the inner surface of vascular cambium, and the other is the secondary phloem that is appearing outside. तो inner side पे जो है secondary xylem बनेगा और outer side पे यहाँ पे secondary phloem बनेगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम की लोकेशन कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी प्राइमरी जाइलम यानी कि वो जाइलम सिस्टम जो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल बना था और प्लांट्स के अंदर कंडक्ट करवा रहा था वाटर को, और प्राइमरी फ्लोएम के अंदर यानी कि पहला जो फ्लोएम का पूरा बंडल बना था और ये मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जब कंडक्ट करवा रहा था, तो इन दोनों के अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर जो सेल्स हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग. अब ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स क्या करेंगे, ये दो रीजन्स को बनाएंगे. जो इनर रीजन है यहाँ पे इट विल क्रिएट द सेकेंडरी जाइलम, जबकि जो आउटर रीजन है इट विल क्रिएट द सेकेंडरी फ्लोएम. इस तरह से क्या होगा कि जब ये वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन होगी, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो प्लांट की ग्रोथ के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है. सेकेंडरी जाइलम कहाँ पे बन रहा है? इट इज़ नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, जबकि जो सेकेंडरी फ्लोएम है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैम्बियम. तो यहाँ पे अभी तक आपको ये एक टर्म क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ. जब वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर सेल्स रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है. वेस्कुलर कैम्बियम बनता कहाँ पे है? इट अपीयर्स बिटवीन एज अ सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, उनके दरमियान में बनता है. और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है प्लांट्स के अंदर, वो टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर ये सेल डिवीजन हो रही है वेस्कुलर कैम्बियम में, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो जो आउटर पोर्शन है सेल डिवीजन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे वो फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के काम आएगा, जबकि जो इनर पोर्शन है वो सेकेंडरी जाइलम बनाने के काम आता है. जो सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे बना है वो इंक्रीज़ करता है स्टेम की थिकनेस को, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो डिवीजन हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द थिकनेस ऑफ द प्लांट स्टेम. तो वेस्कुलर कैम्बियम की अगर अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो पर्टिकुलरली ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है. सो ओवर द ईयर्स जो वुडी स्टेम है वो थिक और थिक होती चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर बार बार वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर वो लेयर्स अपॉन लेयर्स बनाता जाता है सेकेंडरी जाइलम की. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ जाइलम. ये बल्कि सबसे न्यूएस्ट लेयर है जो ये दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ जाइलम. इसके अंदर फिर एक और लेयर बनती है. पहले इसका साइज़ भी इसी तरह स्मॉल था, लेकिन जब उसके अंदर एक और लेयर बनती है तो लेयर अंदर इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ जो आउटर जाइलम का है ये ओल्डर जाइलम होती है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा. उसके अंदर फिर से एक और लेयर बनेगी. हर साल इन लेयर्स में इजाफा होता चला जाता है फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, यानी कि जो आउटर पोर्शन में जाइलम की जो लेयर्स हैं दोज आर द ओल्डर जाइलम्स, जबकि जो इनर पोर्शन में जाइलम की लेयर्स हैं वो सेकेंडरी जाइलम्स हैं, ये न्यूली मेड जाइलम्स हैं. ये जो लेयर्स हैं जिस तरह से मैं आपको लेयर्स बता रही हूँ ये वुडन ट्रीज़ के अंदर ये विजिबल रिंग्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं. और क्योंकि ये ग्रोथ रिंग एक साल में बनता है, यानी कि ये जो रिंग है ये एक साल में एक रिंग पूरा कंप्लीट होता है, तो हम लोग इन ईयर्स की इन रिंग्स की वजह से, इन रिंग्स की मदद से किसी भी बेस ऑफ ट्रंक से, किसी भी प्लांट किसी भी ट्री के ट्रंक के बेस से इंडिकेट कर सकते हैं उसकी एज का कि हाँ एट विच एज जो ट्री है वो कट हुआ था. सो व्हेन द ट्री इज़ कट तो उसकी जो बार्क है वुडन बार्क है बेस पे उसके अंदर से ट्रंक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है. उसके अंदर जितने ये रिंग्स होंगे रिंग्स बता देंगे कि हाउ मैनी व्हाट वाज द एज ऑफ द ट्री. उस ट्री की एज का अंदाज़ा इन रिंग्स से जो वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से जो रिंग्स बनते हैं उनसे प्लांट की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. सो इन मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ जो कंडक्शन है वाटर की डिजॉल्व सब्सटेंसेस की बाय सेकेंडरी जाइलम बिकम लिमिटेड टू द आउटर और यंगर पोर्शन ऑफ दैट टिश्यू.
तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ में जो आउटर लेयर है, जो यंगर लेयर है, यानी कि जैसे जैसे नई रिंग ऐड होती चली जा रही है, उसी तरीके से जो ओल्डर रिंग होगी, जो ओल्डर जाइलम होगी, वो अपना फंक्शन लूज़ कर देगी। उसके अंदर से मज़ीद अब वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स, डिज़ोल्व मटेरियल्स कंडक्ट नहीं होंगे, जबकि जो न्यू लेयर ऐड होती चली जा रही है उसके अंदर अब यही फंक्शन प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे वो न्यू लेयर ओल्ड हो जाएगी, 1 साल पुरानी हो जाएगी, तो उसके अंदर से वो फंक्शन कम हो जाएंगे और नई आने वाली लेयर के अंदर दोबारा से वो फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। So as the tree grow older, only few annual growth rings are active in conduction at one time. So जैसे जैसे ट्री की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है तो ये तमाम के तमाम रिंग्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, कुछ रिंग्स डेड हो चुके होंगे, यानी कि अब मज़ीद उनके अंदर से वाटर की कंडक्शन नहीं होगी, मज़ीद उसके अंदर से डिज़ोल्व मटेरियल्स की कंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब उनका काम क्या कर रहा है, सेकेंडरी जाइलम जो नया बनने वाला जाइलम है उसके अंदर ये रोल्स पूरे प्रॉपरली प्ले हो रहे होंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो ओल्डर लेयर्स होंगी जाइलम की वो डेड हो जाएंगी, वो एक्टिव नहीं रहेंगी। सो जो एक्टिव पोर्शन है प्लांट का, जो कि जिसे हम लोग सेकेंडरी जाइलम के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ये कंडक्शन हो रही होगी, वाटर की कंडक्शन हो रही होगी, डिज़ोल्व मटेरियल की, तो उस एक्टिव पोर्शन को कहा जाता है सैप वुड। तो ये एक्टिव जाइलम है, इसे हम लोग कह सकते हैं सैपवुड को क्या कह सकते हैं, एक्टिव जाइलम है। जाइलम का काम क्या है, इसका रोल क्या है कि इसके अंदर से कंडक्शन होती है वाटर की, डिज़ोल्व मटेरियल की। तो वो जो पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर से कंडक्शन हो रही होगी, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट किया जा रहा होगा, तो उस पोर्शन को कहा जाता है सैपवुड और एक्टिव जाइलम। तो एट द फर्स्ट ईयर जो जाइलम होगा, जो एक्टिव होगा, आफ्टर 5 ईयर्स वो जाइलम जो है एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जगह पे नए न्यू जाइलम बनाए जा चुके होंगे और वो जाइलम एक्टिव होंगे, उनके अंदर से वाटर कंडक्शन हो रही होगी और ये जाइलम अब एक्टिव नहीं रहेगा। तो वो जाइलम दैट इज़ नॉट एक्टिव, दैट इज़ नॉट कंडक्टिंग, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हार्टवुड, जिसको हम कहेंगे इनएक्टिव जाइलम। ये वो हिस्सा है लकड़ी का, प्लांट की ट्रंक का, कि जिसके अंदर से वाटर कंडक्शन नहीं हो रही, मिनरल के कंडक्शन, डिजॉल्व सब्सटेंसेस के कंडक्शन नहीं हो रही, तो वो डेड पार्ट है, वहाँ पे कोई भी अब प्रोसेस नहीं चल रहा, जाइलम अपना रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा होता, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ दी हार्टवुड। सो हम लोग वेस्कुलर कैम्बियम के हिसाब से प्लांट को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में प्लांट के ट्रंक को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ सैपवुड, यानी कि जो एक्टिव पोर्शन है जाइलम का, जिधर से कंडक्शन हो रही है वाटर की, डिजॉल्व सब्सटेंसेस की, और दूसरा है हार्टवुड जिसके जो कि इनएक्टिव जाइलम है और इधर कंडक्शन रुक चुकी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर न्यू जाइलम टिश्यूज। तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ में जो हार्टवुड है इट एक्यूमुलेट्स अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स, जैसे कि रेजिन्स, ऑयल, गम, टैनिन्स। अब चूँकि जो हार्टवुड है, जो इनएक्टिव जाइलम है, इसका अब काम ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी वाटर की कंडक्शन नहीं हो रही, किसी भी किस्म की कंडक्शन नहीं हो रही, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ स्पीशियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस हार्डवुड यानी कि इनएक्टिव जाइलम के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, जमा होना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि रेजिन्स हैं, ऑयल है, गम है और टैनिन्स है। ये मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्डवुड के अंदर आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज़। अब इनका एक्यूमुलेशन का मकसद क्या है, क्यों ये चीज़ें आके हार्डवुड में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि इनके एक्यूमुलेशन की वजह से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स को टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक, यानी कि अब क्योंकि वो डेड पार्ट है तो मे भी उसकी डिके हो जाए, क्योंकि वो डेड एरिया है, उधर कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही, तो इसीलिए डिके से बचाने के लिए प्लांट के पार्ट को उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, जैसे कि रेजिन्स है, ऑयल है, गम है, ताकि वो हिस्सा उसके अंदर एक्यूमुलेशन की वजह से वो हिस्सा डेड ना हो, डिके ना हो, और ना ही उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर उस पार्ट ऑफ प्लांट के ऊपर अटैक कर सके। सो प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट डिकेइंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंसेक्ट्स, इन जो हार्टवुड है जो कि नॉन लिविंग एरिया है, जिसके अंदर से कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही, इसके अंदर एक्यूमुलेट कर दिया जाता है मुख्तलिफ केमिकल्स को, जैसे कि रेड सेडार में, कॉनिफर्स के अंदर ये चीज़ों को एक्यूमुलेट किया जाता है, केमिकल्स को एक्यूमुलेट किया जाता है ताकि प्लांट के उस पोर्शन को बचाया जा सके अगेंस्ट द इंसेक्ट अटैक। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है जो कैम्बियम का है, इज़ टू फॉर्म द कैलस और वुड टिश्यू और ओवर द वाउंड, ऑन और ओवर द वाउंड। सो अगर प्लांट्स के अंदर भी कोई चोट लगती है, कोई ज़ख़म आता है उनका, तो वहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम की वजह से, कैम्बियम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो कैम्बियम उस जगह पे जाके वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को प्रोड्यूस करेगा और एक लूज मैस ऑफ सेल बन जाएगा, जिसे हम लोग कैलस का नाम देते हैं।
सो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कैम्बियम का फंक्शन क्या है कि ये प्लांट की गर्थ को में इजाफा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा सैपवुड और हार्डवुड के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में और इनमें क्या डिफरेंस है। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट इसका रोल है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। कैलस क्या है? अ ग्रुप ऑफ लूज टिश्यूज। कहाँ पे बनते हैं? व्हेनेवर देयर इज़ अ वुंड, तो इन और ऑन और ओवर द वुंड ये कैलस जो है बनाया जाता है ड्यू टू द कैम्बियम। सो ये कैलस है क्या? ये सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। दे आर रैपिडली फॉर्म, यानी कि बहुत जल्दी ये बनाए जाते हैं। ऑन यानी कि उस डैमेज सरफेस के ऊपर या फिर उस डैमेज सरफेस के नीचे। और वो सरफेस स्टेम भी हो सकती है, वो सरफेस रूट भी हो सकती है। किसी भी वजह से अगर प्लांट को चोट पहुंचती है, उसको ज़ख़म कोई पहुंचता है, तो उसको कवर अप करने के लिए इनके अंदर ये कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस फॉर्मेशन होती किस तरह से है? ड्यू टू दी कैम्बियम्स प्रेजेंट। जो कैलस है वो यूनाइट करता है ब्रांचेस को ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, यानी कि जब ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है, जब दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के प्लांट्स की जड़ों उनकी स्टेम्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो तब भी कैलस की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि पुरानी स्टेम को कट करके उसकी जगह पे नई स्टेम लाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? कैलस बनना शुरू हो जाएगा। जो डिवाइडेड सेल्स हैं वो यहाँ पे आके ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और इस वजह से जो ग्राफ्टिंग में हेल्प करते हैं और बर्डिंग में हेल्प करते हैं। जो वुड है फ्राम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़, इट डिफर ग्रेटली इन देयर सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक यूजेस। मुख्तलिफ ट्रीज़ की मुख्तलिफ वुड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये इस्तेमाल हो जाती हैं। अब इनके अंदर ये किस तरह से इन जो वुड है वो मुख्तलिफ ट्रीज़ की एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है ड्यू टू मैनी रीजंस, जैसे कि डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है मुख्तलिफ स्पीशीज़ की ट्रीज़ के वुड का। उसके अलावा हार्डनेस में, कुछ वुड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कुछ वुड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, सम वुड्स दे आर फ्लेक्सिबल, इसी तरह से सम वुड्स आर नॉट फ्लेक्सिबल। इसी तरह शॉक रेजिस्टेंस, सम वुड्स आर वेरी गुड इन क्वालिटी और उनके अंदर शॉक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इजीली ब्रेकेबल नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ कुछ वुड्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत थोड़े ही चोट के बाद वो ब्रेक हो जाएं। इसी तरह से कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम लोग मुख्तलिफ ट्रीज़ की वुड्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी डेंसिटी किस तरह की है, उनकी हार्डनेस क्या है, कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक रेजिस्टेंस, कंप्रेशन स्ट्रेंथ और टेक्सचर डिटरमाइन करते हैं उनकी क्वालिटी को और कमर्शियल यूज़ को। जो कमर्शियल कॉर्क है, इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज सच एज क्वर्कस स्यूबर। So cork is made up of the species that is Quercus स्यूबर। सो आप कॉर्कस स्यूबर के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं जो कि वो कॉर्क बनाने में हेल्प करती हैं। बाकी प्लांट्स, बाकी ट्रीज़ के अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद नहीं होती हैं। सो कमर्शियली जब वुड को यूज़ किया जाता है तो वुड को चूज़ ही इसीलिए किया जाता है, जब उसको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना है तो उसको चूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, कि इसके अंदर कौन सी मखसूस ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन सी इसकी मखसूस ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि उस यूज़ के लिए इसको सुटेबल बनाएंगी। सो एवरी वुड इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरी पर्पज़। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स फीचर्स, डिपेंडिंग अपॉन इट्स करैक्टरिस्टिक्स, वुड को चूज़ किया जाता है कमर्शियली और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है उस स्पेसिफिक मकसद के लिए। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम लोगों ने देखा है कि सेकेंडरी ग्रोथ ना सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, बल्कि ये प्लांट्स में अगर कोई वूंड लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो उसको कवर अप करने में भी हेल्प करता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।